देखो इधर, अब तक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में व्हाट वी हैव सीन की अगर हमने इस पार्टिकल को, इसका मास m है, रस्सी मासलेस है, अगर हमने इस पार्टिकल को इस जगह पे स्पीड दी लेस देन और इक्वल टू √2gl, ठीक है, फिर ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा, वी हैव सीन दैट, ठीक है, ये जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। रस्सी में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन फॉर दैट इज, अगर मान लो ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा, इस तरह से ऐसे सर्कल में घूमता हुआ, दिस एंगल इज थीटा, वेट mg को तोड़ोगे आप, इस तरफ वेट का कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos थीटा आएगा वेट का कंपोनेंट, रस्सी का टेंशन इधर आएगा, ठीक है। सर्कल में ऐसे भी तो बोल सकते हो कि पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स तो अंदर की ओर होना चाहिए, यानी टेंशन को तो पक्का mg cos थीटा से बड़ा होना चाहिए। जल्दी बैठो बेटे जल्दी, टेंशन को तो mg cos थीटा से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए टेंशन तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा आप ये भी कह सकते हो, लेट अस से हम इस पार्टिकल के फ्रेम से काम करें, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, अब सर्कुलर मोशन गया। इट्स लाइक आप कार के अंदर बैठे हो, कार ऐसे राउंड अबाउट पे, चंडीगढ़ में ऐसे राउंड अबाउट पे कार टर्न ले रही है, मैं बाहर खड़ा हूं, तो मेरे लिए तुम सर्कल में घूम रहे हो, तो मैं कहूंगा यार तुम पे इनवर्ड फोर्सेस आउटवर्ड फोर्सेस से बड़े होने चाहिए, लेकिन तुम कार के अंदर बैठे हो, तुम्हारे लिए तो तुम रेस्ट पे हो भाई, तुम्हारे लिए कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल देखूं तो देयर इज नो सर्कुलर मोशन। विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है भाई, इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम तो हमेशा रेस्ट पे हो। सो विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल अगर देखें फिर तो कोई सर्कुलर मोशन है ही नहीं, फिर तो हम कहेंगे इस पार्टिकल पे फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। और अब हम लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉन इनर्शियल। जब भी आप किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड फोर्स लगाना पड़ता है, इसमें कितना? m वी स्क्वायर बाय आर, या m ओमेगा स्क्वायर आर इनफैक्ट बेटर होता है, पर इट्स ओके यहाँ चलेगा। तो अब तुम कहोगे कि भाई इसको, अगर तुम पार्टिकल पे बैठे हो, अब तुम कहोगे वेट भी इसको खींच रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर भी इसको खींच रहा है, तो रस्सी को तुम खींच रहे हो तो रस्सी में टेंशन जीरो होने का तो सवाल ही नहीं उठता। रस्सी को तुम धक्का मारोगे रस्सी स्लैक हो जाएगी, रस्सी कैन नॉट सस्टेन कंप्रेशन, बट टेंशन तो सस्टेन कर सकती है ना। सो इसलिए हमने कहा था कि जब तक ये पार्टिकल, आजा बेटे, जब तक ये पार्टिकल 90 डिग्री वाली पोजीशन से नीचे है रस्सी में टेंशन जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए अगर तुमने पार्टिकल को स्पीड √2gl या उससे कम दी, ये सर्कुलर मोशन तो कभी नहीं छोड़ने वाला पार्टिकल। क्यों? रस्सी हमेशा टाइट रहेगी। रस्सी को कौन कौन सा फोर्स पुल कर रहा है? उसके अपने वेट mg का कंपोनेंट, पार्टिकल के वेट का कंपोनेंट, और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। देन व्हाट वी हैव सीन कि अगर हमने पार्टिकल को स्पीड दी थी √2gl और √5gl के बीच में, तो पार्टिकल ने कहीं पर सर्कुलर पाथ छोड़ दिया था। क्यों? उसको आप ऐसे भी समझा सकते हो कि लेट्स से इस तरह से ये सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां पर है, ये रहा पार्टिकल, आपने पार्टिकल को स्पीड √2gl से ज्यादा दी, √5gl से कम दी। इस केस में क्या होगा? इस केस में पार्टिकल इस पोजीशन को क्रॉस करके यहां कहीं पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा। अब मैं थीटा एंगल इसको ले लेता हूं फॉर कन्वीनियंस। अब इसके जो वेट आएगा mg, उसका कंपोनेंट अंदर की ओर आएगा mg साइन थीटा, ये कंपोनेंट अंदर की ओर आएगा, आप चेक करके देख सकते हो, थीटा 90 माइनस थीटा, ये सब छोटी छोटी बातें अब आपको बहुत ढंग से आनी चाहिए। सो अब mg साइन थीटा इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, मतलब mg साइन थीटा चल रहा है रस्सी को कंप्रेस, तो रस्सी स्लैक होने के चांस अब आ गए। इस जगह पे तो रस्सी के स्लैक होने के बेटे चांस ही नहीं है, वेट का कंपोनेंट भी खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी खींच रहा है। अब अगर तुम फिर से बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, सो अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बात करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाओगे बाहर को, दैट इज mv²/L, ठीक। शुरू में क्या रहा होगा? जब ये पार्टिकल यहां से ऊपर गया होगा तो स्पीड धीरे धीरे घट रही होगी, और ये mg साइन थीटा, थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है,
तो जैसे जैसे ये पार्टिकल यहां से ऊपर जाता जाएगा, अंदर वाला फोर्स बड़ा होता जा रहा है, बाहर वाला फोर्स छोटा होता जा रहा है। एक टाइम आएगा ये दोनों फोर्सेस हो जाएंगे आपस में बराबर। जब तक mv²/l बड़ा है रस्सी टाइट रहेगी, क्योंकि mv²/l रस्सी को खींच रहा है, mg sin थीटा रस्सी को धक्का मार रहा है। लेकिन mv²/l पहले बड़ा था जब हम यहां से ऊपर जाना शुरू हुए, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ये बाहर वाला फोर्स वीक हो रहा है, ये वाला फोर्स स्ट्रांग आ रहा है। एक जगह पे दोनों हो जाएंगे बराबर। जिस जगह पे दोनों हो गए बराबर, रस्सी में टेंशन हो जाएगा 0, पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। इस तरह से समझ में आ रही है बात। वेट का कंपोनेंट क्या चाह रहा है? रस्सी को स्लैक करना। शूडो फोर्स क्या चाह रहा है? रस्सी को टाइट रखना। शुरू में शूडो फोर्स बड़ा था, इस जगह से ऊपर गए, इस जगह पे दोनों बराबर। इसके बाद फिर रस्सी का खेल ही खत्म। पार्टिकल किस में चला जाएगा? प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। और इसके बाद मतलब ठीक है, समझ गए ना बात को, कि रस्सी स्लैक जैसे ही होना चाहेगी उस वक्त फिर रस्सी का खेल खत्म। नोट कर लो इस तरीके से भी। ये जो हमने अब इस वे में आप देख रहे हो, तो भव्या बेटे अब सर्कुलर मोशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप पार्टिकल पर ही बैठे हो अक्षय बेटे, ठीक है आदित्य, पार्टिकल पर ही बैठे हो। आपके लिए ये पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस। नोट करो, डायग्राम बना के दोनों अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। कहीं अटक जाओ बेशक शिवांश, अपने आप कोशिश कर बेटे। करना ही क्या है? सर्कल बनाना है, पार्टिकल को दिखाना है। ये सब घर पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे आप, डायग्राम्स बना बना के, प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए ना इसको। तो पार्टिकल के फ्रेम से हमने काम किया तो हमें पता चला ए से बी के बीच ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कभी भी नहीं छोड़ेगा। रुक जाएगा बेशक, क्योंकि तुम अगर बड़ी कम स्पीड दोगे, रुक जाएगा तो वापस आ जाएगा। अब देखना, तो इस केस में तो पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन छोड़ा। अब हम पढ़ेंगे अगर ये पार्टिकल, हेडिंग लिखो वर्टिकल। ये एक क्वेश्चन करते हैं एक और, वो जो क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, आंसर आया था कि पार्टिकल ने सर्कल छोड़ के यहीं पे हिट कर दिया था, है ना? क्या आंसर आया था? नहीं, 2+√3 अंडर रूट में, 2+√3 आएगा अंडर रूट में। मैं सॉल्व करता हूं, देखना इधर, कि ये पार्टिकल को हमने यहां से कुछ स्पीड दी u, ये सर्कल में घूमता हुआ गया, यहां कहीं पहुंचा, इस जगह पे इसकी स्पीड थी v, लेट्स से ये एंगल था थीटा, इसने यहां पर सर्कुलर पाथ छोड़ा, प्रोजेक्टाइल में गया और प्रोजेक्टाइल में आके इस इनक्ला सस्पेंशन पॉइंट ओ को ही हिट कर दिया। तो क्वेश्चन था, रक्षिता ध्यान दे बेटे इधर, u कितना है? क्या किया जीवन तुमने? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये C। पहले C से O, इसे प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कि अगर ये इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल बीटा है, यहां से हम पार्टिकल को किसी स्पीड v से फेंके एट एन एंगल अल्फा, तो जो रेंज आती है डाउन द इंक्लाइन, रेंज का फॉर्मूला था 2v² साइन अल्फा कॉस, प्लस या माइनस, माइनस आता है डाउन द इंक्लाइन में, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये रेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, नहीं याद होता एकदम से सबको, बट स्ट्राइक तरन, ठीक है ना बेटे? ये फॉर्मूला तरनजोत सिंह, 2v² साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा। हमारे इस खेल में, इस इंक्लाइन प्लेन में अल्फा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर चला। अब इस सी ओ को इंक्लाइन प्लेन मान के चलो, ये जो रस्सी थी, तो अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री और बीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा। तो ये आ जाए, और रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी ये रस्सी की लेंथ एल के बराबर। यहां से पार्टिकल चला, यहां आके टकराया, तो रेंज की वैल्यू आ गई एल। दिस इज 2v² साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा।
ये आ गया एक्सप्रेशन। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये GL cos स्क्वायर थीटा आ गया, इसको इधर ले आए, GL cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, और cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा ये आ गई v स्क्वायर की वैल्यू, ऐसे किया था। तो यहां से हमारे पास ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये वो जगह है जहां पे रस्सी में टेंशन खत्म हो गया, तो इस जगह पर वेट का कंपोनेंट अंदर, दैट इज mg sin थीटा, ये जो वेट का कंपोनेंट अंदर है mg sin थीटा इस जगह पे किसके बराबर आएगा, दिस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। भव्या क्लियर है कि नहीं? अब वो सेंट्रीपिटल की कंडीशन लिखो, टेंशन अंदर, mg sin थीटा अंदर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, उसको लिखा हमने, आजा बेटे। सो टेंशन 0 इस जगह पे है, यानी यहां से m और m कैंसल, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, gl sin थीटा, ये v स्क्वायर की वैल्यू वहां पे रखो, तो दिस इज इक्वल टू gl sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसके बराबर आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं करिए ना? GL cos स्क्वायर थीटा था, अच्छा वो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन में था ना यार ये, सो दिस साइन थीटा वाज इधर, दिस इज इक्वल टू GL साइन थीटा आया। सो GL कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1/2, tan थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस आएगा, बट यहाँ पे हमें पता है थीटा एक्यूट एंगल है तो प्लस वाला आंसर ही लेंगे। सो tan थीटा की वैल्यू 1/√2। अदर्स डाउट है बेटे कहीं? ना बेटे, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 ना, ठीक है। सो tan थीटा आ गया 1/√2। अब कौन सी इक्वेशन बची है भव्या, एक इक्वेशन कौन सी बची है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। सो tan थीटा 1/√2 है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, दिस थीटा, दिस इज 1, दिस इज √2, ये कितना आएगा, √3 आ जाएगा ना, पाइथागोरस। तो साइन थीटा आ गया 1/√3, कॉस थीटा इतना आ गया, सो v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh है। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर की वैल्यू है gl साइन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh की वैल्यू l इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बस सॉल्व कर लो, साइन थीटा की वैल्यू ये डाल दो 1/√3, इसे सॉल्व करो, साइन थीटा यहाँ रख के यू स्क्वायर आ जाएगा, ये आता है आई थिंक GL अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3। चेक करके देख लेना एक बारी, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, रेंज डाउन द इंक्लाइन को, ये क्वेश्चन को दोबारा आपसे अगर नहीं हुआ था, आप कल परसों में दोबारा इसे फिर करो अपने आप, ये नहीं कि अब तो ये क्लास में हो गया तो खत्म काम। कहां गलत कर गए, अल्फा को तुमने, अच्छा अल्फा ये 90 डिग्री था ना, देखा छोटी सी गलती और काम खराब हो गया। इस जगह पे ये पार्टिकल का वेलोसिटी का एंगल इस इंक्लाइन से 90 डिग्री पर है ना, जो तुमने 90 माइनस थीटा ले लिया, वो जब इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ट्रीट कर रहे थे तब लेना था, है ना। खैर नोट करो जल्दी बेटे, एक काम करो ना, नोट क्यों कर रहे हो, खुद करना सॉल्व दोबारा, फंसोगे कहीं तो अच्छा रहेगा, है ना। अगर आप फंसे कहीं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट है, इसको दोबारा करना अपने आप, आपसे नहीं होगा मैं फिर बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अब हेडिंग लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन when particle is attached with massless rod, vertical circular motion when particle is attached with massless rod। रॉड के केस में क्या है, रॉड के केस में ये टेंशन भी टॉलरेट करेगा, कंप्रेशन भी टॉलरेट करेगा। होता क्या है, ये अगर रॉड है हमारे पास, मासलेस सी रॉड है ये, अगर आपने इस रॉड को दोनों तरफ से ऐसे, बेटा एक ही बस, आपने दोनों तरफ से ऐसे फोर्स एफ लगा के खींचा, आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, है ना। ये रॉड बनी हुई है इस तरह से, बहुत सारे इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से। जब आप इस रॉड को ऐसे खींचोगे तो हम कहते हैं रॉड इज अंडर टेंशन, और जब आप ऐसे खींच रहे हो इसको तो फिर ये रॉड हो या रस्सी हो, बिहेवियर इज सेम। होगा क्या
इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं। ये तुम्हारी बॉडी में भी है, तुम अपने हाथ को ऐसे खींचो, योर एंटायर हैंड इज अंडर टेंशन। इसका मतलब क्या है योर एंटायर हैंड इज अंडर टेंशन? मतलब अब तुम्हारे हाथ के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे मामूली सा बढ़ गया है। ये रॉड को अगर मैंने ऐसे खींचा तो रॉड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नॉर्मली जितना दूर होना चाहते थे, वैसे तो ना ऐसे ऐसे लगातार वाइब्रेशंस कर रहे हैं, लेट अस इग्नोर दैट। सो मॉलिक्यूल्स के बीच जितना गैप होना चाहिए था उससे मामूली सा बढ़ गया। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वापस खींचेंगे कि भाई वापस अपनी जगह पे आओ। दे ट्राई टू रीस्टोर देयर पोजीशन, इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे दो ब्लॉक्स ऐसे स्प्रिंग से जुड़े हों। तुम इन दो ब्लॉक्स को खींचो, क्या होगा? क्या होगा? स्प्रिंग चाहेगा ना ये वापस अपनी जगह पे आए। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स कुछ कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि kx कर दो, मतलब रीस्टोरिंग बिहेवियर है। तुमने ये हर बॉडी में वैलिड है, हर बॉडी में। आप किसी भी बॉडी को ऐसे खींच रहे हो ना, ये मार्कर को भी अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं तो अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल करना शुरू कर देंगे। द एंटायर रॉड विल बी अंडर टेंशन। और अगर तुम मतलब यहां पर अगर मैंने कहा यार एक काम करो, जरा इस जगह पता करो फोर्स कितना है, तो जैसे मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में सिखाया है, आप इस रॉड के इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इस रॉड के इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहां से तो तुम फोर्स लगा रहे थे एफ, ये पूरी रॉड तो भाई रेस्ट पे थी, तो रॉड का ये हिस्सा भी रेस्ट पे होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां वाले मॉलिक्यूल यहां वाले मॉलिक्यूल्स को कितने फोर्स से पुल कर रहे हैं? एफ। तो ये भी उन्हें कितने फोर्स से पुल करेंगे? एफ। ये इंटरनल फोर्स है रॉड के अंदर, इंटरनल फोर्स है, ये रॉड के अंदर हर जगह डेवलप हुआ है। तुम अपनी फिंगर को ऐसे खींच रहे हो, आप पेन तो खाली जॉइंट में महसूस करते हो क्योंकि वो पार्ट बाकी सबसे वीक है, लेकिन फोर्स पूरी फिंगर में डेवलप हुआ है। जॉइंट पे हमें महसूस होता है दर्द क्योंकि वो वीक है सबसे बाकियों के कंपैरेटिवली। ऐसे खींचोगे तो पेन खाली यहां महसूस करोगे और यहां जॉइंट्स पे, इट्स ओके, बट वो है हर जगह फोर्स वो डेवलप। सो दिस एंटायर रॉड इज अंडर टेंशन। रस्सी के केस में भी सेम। सो व्हेन इट कम्स टू टेंशन फोर्स, ये मासलेस रॉड हो या रस्सी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रॉड के केस में इट कैन सस्टेन कंप्रेशन ऑल्सो। आपने रॉड को इधर से पुश करा, रॉड को इधर से पुश करा, अब इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे तो जैसे स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस कर दिया हो, ये धक्का मारेंगे। अब अंदर सब जगह पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे। द एंटायर रॉड इज अंडर कंप्रेशन। इमेजिन आप भीड़ में दबे हुए हो, तो आप पे फोर्सेस ऐसे कंप्रेसिव हैं, तो आप भी तो फोर्सेस आउटवर्ड दे रहे होगे ना, आप भी तो चाह रहे होगे ना मैं नॉर्मल पोजीशन में आ जाऊं वापस। सो अगर ऐसे रॉड को दबा रहे हैं तो रॉड इज अंडर कंप्रेशन। और इस केस में रॉड का बिहेवियर और रस्सी का बिहेवियर अलग है। रॉड रस्सी को ऐसे करोगे वो तो स्लैक पड़ जाएगी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी जब तक तो रॉड में टेंशन है उसका बिहेवियर और रस्सी का बिहेवियर एक जैसा। अगर तुमने एक हल्की सी मासलेस रॉड ली, जैसे माचिस की तीली ले ली आपने, स्ट्रॉ ले ली आपने, फ्रूटी वगैरह वो जो भी पीते हैं, ऐसी हल्की, बहुत हल्की, मास उसका नहीं है, क्योंकि इसका मास अगर लिया तो फिर ये क्वेश्चन चला जाएगा आगे चैप्टर रोटेशनल मोशन आना है उसमें। तो ये एक मासलेस सी रॉड है, लेंथ एल, और ये एक पार्टिकल है। अगर तो तुमने इस पार्टिकल को स्पीड दी √2gl या उससे कम, तो फिर ये केस और रस्सी वाला केस एग्जैक्टली सेम, क्योंकि तब तो टेंशन कभी जीरो ही नहीं होता था ना तब तो यहां पर भी √2gl वेलोसिटी दोगे, ठीक पूरा 90 डिग्री तक स्विंग करेगा। 90 डिग्री पोजीशन पे टेंशन और स्पीड दोनों एक साथ जीरो होंगे, रिमेंबर, और ये पार्टिकल आ जाएगा वापस। कम स्पीड दोगे सिंपल पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। रॉड में हर वक्त क्या रहेगा? टेंशन, जैसे रस्सी में हर वक्त टेंशन था। तो जब तक रॉड में टेंशन फोर्स है तब तक ये केस और रस्सी वाले केस में कोई फर्क नहीं है। तो पहले इसी को नोट कर लो, जरा लिख लो हल्का सा। इफ u इज लेस देन और इक्वल टू √2gl, इफ u इज लेस देन और इक्वल टू √2gl, अविराज वीडियो ऑन रहे बेटे, then this case
is same as the case of particle attached with string, then this case is same as the case of particle attached with string. Yes बेटे, स्पीड दोनों एक साथ 0 होंगे, ये रुकेगा एंड वापस। सिंपल पेंडुलम में एक्चुअली ना हम स्पीड कम देते हैं, एंगल थीटा जो है काफी छोटा रखता है, कह सकते हो सिंपल पेंडुलम, बट टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, दैट इज वैलिड ओनली व्हेन एंगल इज स्मॉल, इतना स्मॉल कि साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकूं। 60 डिग्री एंगल पे जाके साइन 60 को मैं पाई बाय 3 नहीं लिख सकता ना, ठीक है। तो ये केस बिल्कुल रस्सी वाले केस की तरह है आशिता बेटे, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब देखना जरा, जब मैंने इस पार्टिकल को स्पीड दी √2gl और √5gl के बीच कहीं, जहां पे वो तो सर्कुलर मोशन छोड़ देता था ना, लेट अस से इसको स्पीड देते हैं √4gl। ध्यान से सुनना, रस्सी के केस में क्या था, रस्सी के केस में हमने देखा था कि अगर हमने पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दी थी √4gl, तो फिर हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था, इस पोजीशन थीटा पे आके जहां पे साइन थीटा था 2/3, इस पोजीशन पे आके रस्सी में टेंशन 0 हो गया था। क्यों 0 हो गया था, अब आप समझा सकते हो। आपसे कोई पूछे टेंशन 0 क्यों हो गया, आप कहोगे चलो पार्टिकल पे बैठ जाते हैं एक बारी, और हम कहेंगे इस जगह पे mg साइन थीटा और स्यूडो फोर्स mv²/l बैलेंस थे। तुम ये स्पीड √3gl दे दो तो एंगल कुछ और आएगा जहां पे टेंशन 0, एंगल पहले ही आ जाएगा जहां पे टेंशन 0 हो जाएगा। मतलब √2gl से बड़ी स्पीड दो, √2.5gl दे दो, √3gl, √4gl। मैंने √4gl इसलिए पिक किया क्योंकि ये आंसर हमें याद है, हमने पिछली क्लास में ही किया था। अब सुनना यहां क्या होगा, यहां अगर तुमने √4gl स्पीड दी तो इस केस में भी ये पार्टिकल ऐसे पहले सर्कल में घूमेगा, ठीक है, सर्कल में घूमते घूमते ये उसी पोजीशन पे पहुंचेगा रस्सी वाले केस में, यहां पे पहुंचेगा, इस जगह पे ये एंगल थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी 2/3, इस जगह पे ग्रेविटी का कंपोनेंट mg साइन थीटा इसे दबाना चाह रहा है रॉड को, mv²/l इसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पर mg साइन थीटा की वैल्यू और mv²/l की वैल्यू आपस में बराबर हो चुकी है। रस्सी के केस में रस्सी इसके बाद स्लैक हो गई थी, बट रॉड कैन सस्टेन कंप्रेशन ऑल्सो। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रॉड इज अंडर टेंशन, क्योंकि रॉड पे पुलिंग फोर्सेस बड़े हैं। इनफैक्ट जब ये रॉड इस क्वार्टर में है, इस क्वार्टर में, तो फोर्सेस पुलिंग ही है, कोई धक्का दे ही नहीं रहा रॉड को, वेट का कंपोनेंट भी खींच रहा है उसे, शूडो फोर्स भी खींच रहा है उसे, तो कोई पुशिंग फोर्स तो है ही नहीं रॉड पे। इस जगह के बाद ये पुश कर रहा है, वो पुल कर रहा है, और अब दोनों बराबर हैं। इस पोजीशन से पहले भव्या कौन बड़ा था, इस पोजीशन से पहले mv²/l बड़ा था, क्योंकि यहां से जब नीचे था तो स्पीड और ज्यादा रही होगी ना। इस जगह के बाद mg साइन थीटा बड़ा हो जाएगा, तो होने दो, रॉड कंप्रेशन में आ जाएगी, आने दो, स्लैक होने का तो चक्कर नहीं है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास तो अभी स्पीड है। कितनी स्पीड है इस पार्टिकल के पास, कितनी स्पीड है इस पार्टिकल के पास इस वक्त, gl साइन थीटा, v² = gl साइन थीटा स्पीड है ना, और जब तक स्पीड है पार्टिकल सर्कल में कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे छोटे मोटे जेई मेन लेवल तक क्वेश्चन आए, वहां पे इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, टेंशन कब 0 हुआ, कंप्रेशन कब आ गया, बट आप तो समझो। आप तो नॉर्मली अगर हम सरफेस पे ही बात करें, मासलेस रॉड से अटैच है पार्टिकल, आप तो कहोगे सर आपने स्पीड दी, जब तक पार्टिकल के पास स्पीड है ये सर्कल में घूमता 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 जाएगा, जैसे ही स्पीड 0 हो जाएगी वापस। तुम टेंशन और कंप्रेशन की बात ही मत करो, अगर तुमसे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो तुम बोलो भाई जब तक पार्टिकल के पास टेंशन 0 होने का चक्कर ही नहीं आता, जब तक पार्टिकल के पास स्पीड है सर्कल में घूमता 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 जाएगा, एंड √4gl is sufficient to take it to the top।
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तुम चाहते हो मैं टॉप तक पहुंचा दूं, मान लो टॉप पर इसकी स्पीड जस्ट 0, इसको √4gl स्पीड दोगे ये टॉप पर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? रस्सी ने पहले ही धोखा दे दिया। स्पीड ने धोखा नहीं दिया, स्पीड सफिशिएंट थी इसको टॉप तक ले जाने के लिए, बट रस्सी ने धोखा दे दिया। यहां ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे चेक करो तुम, इस फॉर्मूले से इसको 0 करो, दिस इज यू स्क्वायर माइनस 2g, h की वैल्यू डाल दो 2l यहां से यहां तक के लिए, तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 4gl। यानी इस केस में बड़ा आसान सा आंसर है। अगर तुमने पार्टिकल को स्पीड दी √4gl या उससे कम, √2gl की भी बात मत करो, √4gl या उससे कम, तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। मान लो तुमने स्पीड दी √3gl स्पीड दोगे तो ये पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकेगा। रुकने से पहले कहीं ना कहीं टेंशन कंप्रेशन में भी बदलेगा। समझ में आ रही? बट अपने को उससे मतलब नहीं है, या रॉड में टेंशन है या रॉड में कंप्रेशन है, खींच रहा हूं तो टेंशन है, दबा रहा हूं तो कंप्रेशन है, मुझे उससे क्या, सर्कल तो नहीं छोड़ेगा कभी भी, रॉड है, स्लैग तो कभी नहीं होगी। तो अगर तुमने स्पीड √4gl से कम कुछ भी दी, √3gl, सर्कल में घूमता घूमता ऐसे जाएगा, रुकेगा, वापस दूसरी तरफ भी वहीं तक जाएगा, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्सेस हम ले नहीं रहे। √4gl स्पीड दोगे तो आइडियली स्पीकिंग टॉप पे ऐसे रुक जाना चाहिए इसको, क्योंकि अब तो स्पीड 0 है ना। अब तो स्पीड √5gl पे, तुम लोग यहां नहीं बोलना सर √5gl पे यहां पे पहुंच के स्पीड 0 नहीं है रस्सी के केस में। अगर तुम √5gl देते हो, यहां पे क्या 0 है, टेंशन, स्पीड √gl थी, आगे बढ़ाया था पार्टिकल। ओके, तो रॉड के केस में अगर तुम √4gl की स्पीड दोगे तो आइडियली स्पीकिंग टॉप पे पहुंच के रुकेगा। मामूली सी ज्यादा कर दो √4gl से, √4gl की वैल्यू है 10, 10.00001 कर दो, सर्कल में गया। तो इसलिए मासलेस रॉड के केस में हम कहेंगे कि अगर स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू √4gl है तो पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में जाएगा। लेस देन √4gl है तो ये पार्ट ऑफ सर्कल ऐसे ऐसे घूमेगा, √2gl से भी कम तो ऐसे ऐसे घूमेगा। सो यहाँ पे √2gl वाली बात ही मत करो, सीधे बोलो √4gl से कम तो पार्ट ऑफ सर्कल, √4gl से ज्यादा तो पूरा सर्कल, दैट्स ऑल। वहां छेड़ दिया आपको टेंशन कंप्रेशन, तो कर लेना सॉल्व, चेक करना टेंशन कब 0 हुआ, टेंशन 0 होने के बाद रॉड में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। नोट करो इसको बेटे, नोट करते वक्त कहीं पर भी दिमाग चलाओ अपना भी आराम से, बिल्कुल। अदिति बेटे कहीं भी डाउट आए मुझे बताओ, तसल्ली से नोट करो, थोड़ा अपना दिमाग भी चलाओ और पूछो। ठीक है, लिख लो। इन दिस केस if u less than √4gl, in this case if u is less than √4gl, particle will move in part of circular path, particle will move in part of circular path, and when u is greater than or equal to √4gl, and when u is greater than or equal to √4gl, particle goes in complete vertical circle, particle will go in complete vertical circle। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा, ये पार्टिकल को हमने अटैच किया मासलेस रॉड के साथ, इस जगह पे पार्टिकल को हमने स्पीड दे दी लेट्स से √3gl, ये O। ठीक है, डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट। फाइंड एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, find at what angle theta from horizontal tension in the rod will change to compression, at what angle theta from horizontal tension force in the rod
will change to compressive force. Tension force in the rod will change to compressive force. मतलब कुल मिला के तुम्हें वही जगह ढूंढनी है थीटा, जैसे √4GL के केस में आया था साइन थीटा इक्वल टू 2/3। अब बताओ साइन थीटा कितना आएगा जहां पे टेंशन, ये वही वही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। सेंट्रीपिटल का v² इज u² माइनस 2gh, h इज L1 प्लस साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और डायग्राम भी बनाओ कबीर बेटे। करो करो सॉल्व करो। 1/3 आ रहा आदित्य, शाबाश बेटे। और भी लोग फटाफट सॉल्व करो बेटे। देखो नॉन क्वेश्चन अटैक करना, और जेईई मेन ऐसा ही होता है। एडवांस के लिए अनडाउटेडली आपको भी पैशनेट होना पड़ेगा काम करने के लिए। सीधी सीधी 3 इक्वेशंस हैं सात्विक। जब ये पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से आगे यहां कहीं पहुंचा, इस जगह पे इसकी स्पीड v, mg साइन थीटा अंदर, ये एंगल अगर आप थीटा ले रहे हो, ये v² की वैल्यू कितनी थी gl साइन थीटा, क्योंकि टेंशन 0 हो गई है तो बस mg साइन थीटा इक्वल टू mv²/r लगेगा सेंट्रीपिटल, है ना। सो या कह लो mg साइन थीटा इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल एक ही बात है। तो और v² कितना आएगा u² माइनस 2gh आएगा। u² कितना है 3gl, h कितना है l इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बस ये v² की वैल्यू उठा के वहां रखो, दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा तुरंत। इस v² की वैल्यू को वहां रखो, ये कितना आ गया 3gl माइनस 2gl 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू gl साइन थीटा। सॉल्व करो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, आंसर आ जाएगा। यानी इस जगह पर रस्सी में, रॉड में सॉरी, टेंशन खत्म और कंप्रेशन शुरू। इस जगह पे रॉड में ना टेंशन है ना कंप्रेशन है, इस जगह पे कुछ भी नहीं है। इस जगह से पहले टेंशन था रॉड में, इस जगह के बाद कंप्रेशन होगा। और क्योंकि तुमने स्पीड जो दी है √3GL, वो इसको टॉप तक ले जाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल आगे जाता 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 समवेयर हियर द पार्टिकल विल स्टॉप। यहां पे ये पार्टिकल रुकेगा, वो भी ढूंढ सकते हैं पोजीशन, कहां रुकेगा, कैसे ढूंढोगे, v² इक्वल टू u² माइनस 2gh करो, v को 0 रख दो, हाइट निकाल लो, हाइट को लिखो l इंटू 1 प्लस साइन थीटा, वो नया एंगल थीटा आ जाएगा जहां पे ये पार्टिकल। अब √4GL तो स्पीड नहीं है, टॉप तक तो पहुंच नहीं पाएगा, स्पीड ही सफिशिएंट नहीं है, कहीं ना कहीं रुकेगा, वापस उतर आएगा नीचे। तो इस जगह से इस जगह तक रस्सी में क्या रहेगा, रॉड में टेंशन, इस जगह से इस जगह तक रॉड में क्या रहेगा, कंप्रेशन। हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये रुकेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये रुकेगा, जाहिर सी बात है अब v तो है नहीं, ग्रेविटी का कंपोनेंट इसको दबा रहा होगा ना, तो रॉड इज अंडर कंप्रेशन, साफ दिख रहा है। सोचो ना, रॉड को तुम ऐसे माचिस की तीली को ऐसे करो और ऊपर कोई वजन रख दो, तो माचिस की तीली तो दब रही है ना उस वजन से, इट इज अंडर कंप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक और तरीके से मैं समझाता हूं, ये क्लियर है दीदी बेटे। स्टैंडर्ड मैंने कहा ना, पहली क्लास में ही कहा था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नया कुछ नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करो, सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगाओ, ज्योमेट्रिक रिलेशन यूज करो, दैट्स ऑल। अब सुनना ध्यान से, एक तरफ हमारे पास ये एक स्मूथ शेल है, स्मूथ शेल, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, ऐसी मान लो ये कोई स्टील की बॉल है, और स्टील की बढ़िया पॉलिशिंग वॉलिशिंग करी हुई है हमने, परफेक्टली स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, कोई फ्रिक्शन, वैसे एक्स्ट्रा पॉलिशिंग कर देने से फ्रिक्शन एकदम से हाई हो जाता है कभी कभी। ठीक है, देखेंगे। फिलहाल ये ब्लॉक हमने इस स्मूथ शेल के अंदर एक रखा, कोई रस्सी नहीं है यहाँ पे, कोई रॉड नहीं है, एक प्लास्टिक जैसे आप समझ लो, आप कटोरी है ऐसे। ठीक है, अब वो कटोरी तो खैर आधा शेल है, ऊपर एक और कटोरी रख के ऐसे पूरा शेल बना दो, अंदर उसके एक पार्टिकल को हम सर्कल में घुमाएंगे। तो यहां पे अगर आप इस पार्टिकल, ये सर्कल का रेडियस है r,
यहां पे इसको स्पीड यू दोगे तो ये केस बिल्कुल सिमिलर टू द केस ऑफ स्ट्रिंग वाला है, पार्टिकल अटैच्ड विद स्ट्रिंग। वहां पे रस्सी का टेंशन फोर्स उसको हेल्प कर रहा था सर्कल में घूमने में, यहां पे नॉर्मल फोर्स। अगर ये पार्टिकल चुपचाप यहां पे पड़ा है बिना स्पीड के तो mg नीचे और नॉर्मल फोर्स ऊपर बैलेंस करेंगे। लेकिन जैसे ही तुमने स्पीड दी, जैसे ही तुरंत तुरंत ध्यान दे बेटे इधर, जैसे ही तुमने स्पीड दी n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। वहां पे रस्सी का टेंशन था, यहां पे टेंशन की जगह नॉर्मल फोर्स। अगर तुम इस पार्टिकल को स्पीड दोगे √5 g r या उससे ज्यादा, ये पूरे सर्कल में घूमेगा ऐसे, पूरे सर्कल में √5 g r। और अगर तुमने चल इसको भी √4 g r स्पीड दे दे। √4 g r मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो पता है, अब तो √3 g r भी पता है, साइन थीटा 1/3 पे छोड़ देगा। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे स्पीड √2 g r और √5 g r के बीच दी, ये ऐसे जाएगा, यहां कहीं पहुंचेगा, यहां कहीं पहुंच के फिर वही खेल होगा। इसके वेट का कंपोनेंट इसको नीचे गिरा देना चाहता है, कितना है ये mg sin थीटा, सॉरी ये है mg sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की ओर रखना चाहता है। जब तक तो देख इस किसी जगह पर तो वेट का कंपोनेंट भी इसको बाहर धक्का दे रहा था, सेंट्रीफ्यूगल भी। तो इस जगह से इस जगह तक तो ब्लॉक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वेट भी उसे बाहर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी, तो वो तो चिपकेगा उसके साथ, बाहर बाहर के साथ स्टिक रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। इनफैक्ट इस जगह पे आके वेट का कंपोनेंट और सेंट्रीफ्यूगल बराबर, तो इस जगह पे ये ब्लॉक इस स्फीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक इस जगह से पहले कौन बड़ा रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल, तो ये शेल के साथ टच में रहेगा। बिल्कुल सेम केस है, वहां टेंशन, यहां नॉर्मल फोर्स। इस जगह पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये पार्टिकल के पास लेकिन स्पीड अभी बाकी थी, तो यहां से आगे ये प्रोजेक्टाइल में जाके यहां टक्कर मारेगा जाके। तो दिस केस इज एग्जैक्टली सेम एज द केस ऑफ पार्टिकल अटैच्ड विद स्ट्रिंग। अब दूसरी तरफ आप एक काम करो, दूसरी तरफ तुम इस तरह से एक वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब ले लो, बिल्कुल स्मूथ। ये ट्यूब है, एक पानी वाली पाइप होती है ऐसे रबर की, आप उसको घुमा के ऐसे ट्यूब बना दो, ठीक है। या वैसे ट्यूब पहन के जो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, घूम लेते हो जीवन, है ना, वो पहन के जो ऐसे आप घुमाते हो, रक्षिता घुमा लेते होगे बेटे, है ना। तो वैसी पाइप, एक पाइप को रखो वर्टिकल एंड इट शुड बी परफेक्टली स्मूथ। अब इसके अंदर डाल दो, इसका भी रेडियस है r। इसके अंदर आप एक ब्लॉक को ऐसा लो, साइज ब्लॉक का साइज ऐसा लो कि ये जो ट्यूब का ये वाला थिकनेस है इससे जरा सा कम है। तो या तो ये ब्लॉक ट्यूब की बाहर वाली सरफेस को टच करेगा या अंदर, दोनों को एक साथ टच नहीं कर पाएगा। ये केस इज बिल्कुल सेम एज पार्टिकल अटैच्ड विद रॉड। इसमें क्या होगा, मान लो मैंने स्पीड दी √4 g r, ठीक, बार बार ले रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। तुम √2 g r से बड़ी कोई भी स्पीड ले लो, √3 g r, √3.5 g r, ये होगा क्या, ये पार्टिकल वही एंगल, कितना एंगल, साइन थीटा इक्वल टू 2/3 तक ये ब्लॉक बाहर वाले सरफेस के टच में रहेगा। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल इज ग्रेटर देन वेट का कंपोनेंट। इस जोन में तो दोनों ही बाहर है, दोनों ही वेट का कंपोनेंट भी सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही इसको बाहर खींच रहे हैं, तो ये बाहर वाले सरफेस के टच में रहेगा। इस जगह पे आके वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल mv² r के बराबर। तो ये ब्लॉक बाहर वाले सरफेस का कांटेक्ट छोड़ेगा और जैसे ही छोड़ेगा अंदर वाले के टच में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल वही केस नहीं हो गया, रॉड टेंशन में थी तो रॉड भी पार्टिकल को खींच रही थी, उसके बाद रॉड कंप्रेशन में आई तो रॉड पार्टिकल को धक्का मार रही थी। इस जगह से इस जगह तक ब्लॉक बाहर वाले सरफेस को बाहर पुश कर रहा है तो सरफेस उसे अंदर, इस जगह के बाद ये कांटेक्ट में आ जाएगा अंदर वाले सरफेस के, वेट का कंपोनेंट उसको दबाएगा ज्यादा, सेंट्रीफ्यूगल कम फोर्स देगा, वेट ज्यादा फोर्स देगा, तो ब्लॉक अंदर वाली सरफेस को पुश करेगा तो अंदर वाली सरफेस उसे बाहर पुश करेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। ट्यूब के अंदर है पार्टिकल और स्पीड तुमने सफिशिएंट दी है,
टॉप पे पहुंच के बैठ जाएगा वहां पे। हल्की सी ज्यादा दे दो पूरे सर्कल में। समझ में आई? जैसे इसने बाहर वाले सरफेस को छोड़ा और अंदर वाले के टच में आया, दिस इज सिमिलर टू रॉड में टेंशन गया, कंप्रेशन आया। तो दिस केस इज सेम एज पार्टिकल अटैच्ड विद मासलेस रॉड, दिस केस इज सेम एज पार्टिकल अटैच्ड विद मासलेस स्ट्रिंग। दोनों। यहां पे तुम्हें √5 GR या तेज स्पीड देनी पड़ेगी, √4 GR काफी नहीं है। √4 GR पे ये यहाँ पे पार्टिकल नॉर्मल फोर्स छूट जाएगा, पार्टिकल यहां से स्पीड तो थी बट ये गिर पड़ेगा। क्लियर है? नोट कर लो दोनों केसेस, अच्छे से दिमाग में बिठाना। कोई डाउट आ रहा है नोट करते वक्त? भव्या बेटे बताओ। स्टार्टिंग में n, स्टार्टिंग में बेटे n माइनस mg इज mu²/r, लगा सेंट्रीपिटल की कंडीशन। अरे टेंशन कहां है, रस्सी थोड़ा यहां पे नॉर्मल। अब रस्सी कहां से आ गई यहाँ पे? ये तो पार्टिकल स्फीयर के अंदर पड़ा है, रस्सी वस्सी नहीं है वहां पे। ये केस वैसा है कि जैसे पार्टिकल रस्सी से अटैच हो वैसा टाइप का है, रस्सी थोड़ा यहाँ पे। ठीक है? So this case is similar to the case of particle attached with massless string. This case is similar to the case of particle attached with massless rod. Okay? ये देखना जरा एक और केस। ये स्फीयर आ गया, ठीक। अब हमने ब्लॉक को बाहर रख दिया ऐसे, मास m का एंड रेडियस इज r। ये स्फीयर है फिक्स, स्फीयर अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब एक स्मूथ स्फीयर के ऊपर तुमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ऊपर, पहले अंदर रखा हुआ था। अब ये सॉलिड है, हॉलो है, इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है भाई, पार्टिकल तो बाहर है। हल्का सा इसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेना। ये सर्कल में घूमता घूमता जाएगा ऐसे, क्या होगा गौरांग बेटे? उसके बाद ये किसी जगह पे गिर जाएगा। किस जगह? क्वेश्चन है एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल दिस ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर। करो जरा, जो भी तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज चाहिए सब है तुम्हारे पास, ढूंढने की जरूरत है आपको। आसान स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और इसके रिजल्ट को याद ही रखना, कई जगह डायरेक्ट काम आ जाता है। स्फीयर इज फिक्स्ड, शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चन, स्फीयर इज फिक्स्ड। थोड़े बड़े डायग्राम बनाया कर बेटे। ब्लॉक इज जेंटली डिस्प्लेस्ड एट द टॉप, मोबाइल बैग के अंदर बेटा, गलत बात। स्फीयर इज फिक्स्ड, block is gently displaced at the top. Find at what angle theta from vertical, at what angle theta from vertical block will leave contact with the sphere. Block will leave contact with the sphere. तोड़ता ही है। बड़े सुंदर सुंदर नोट्स बना यार, कितने कैजुअल राइटिंग है तेरी। At what angle theta from vertical block will leave contact with the sphere. डायग्राम जरूर बनाओ। जनरल एंगल थीटा पे ब्लॉक को दिखाओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, v² इज, क्योंकि इस केस में भी सिर्फ ग्रेविटी काम करेगा। गौर से देखो जीवन, इस केस में नॉर्मल फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नॉर्मल फोर्स हर वक्त वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जब भी कोई फोर्स, हरनूर बेटा आपस में बातें नहीं, जब भी कोई फोर्स हर वक्त वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो उसका वर्क डन क्या होता है? 0। देखो इधर अब ध्यान से, व्हाट विल हैपन हियर, ये पार्टिकल सर्कल में घूमता 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 यहां पहुंचा। ढंग से काम करो बेटे, समझो चीजों को। कितना एंगल घूम गया? थीटा।
पहले मैं पता करता हूं कि ये जगह इस जगह से वर्टिकली कितना नीचे है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये बन गया। गौर से देखना इधर सात्विक, राइट एंगल ट्रायंगल। अदिति आप बेटे थोड़ा इधर हो, मुझे दिख नहीं रहे आप। हाँ ठीक है बेटे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये रेडियस आर है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा हो जाएगी ना। कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनियस करो। ये हाइट बची कितनी, एच। नाउ आर कॉस थीटा प्लस एच इज इक्वल टू आर आएगा। दिस आर कॉस थीटा प्लस एच, ये तो पूरा रेडियस के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे एच कितना आ गया, आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी आर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो बिल्कुल वैसा ही रिलेशन आया जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी आया था। इट्स ओके। नाउ मैंने क्या सिखाया है, जब भी सिर्फ ग्रेविटी काम करे तो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2gh या माइनस 2gh लगता है। तो ये पार्टिकल यहां से 0 स्पीड से चला, सर्कल में घूमते 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 यहां पहुंच के इसकी स्पीड हो गई v। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या देगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh देगा। u 0 था तो ये आ गया 2g, h की वैल्यू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब जब भी क्वेश्चन आता है दो ऑब्जेक्ट, सुनो मेरी बात बाद में नोट करना, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का साथ कब छोड़ेंगे, नॉर्मल फोर्स 0। जब भी क्वेश्चन आता है स्लिपिंग दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कब शुरू होगी, फ्रिक्शन को लिमिटिंग कर दो म्यू एस एन। कांटेक्ट कब छोड़ेंगे, एन को 0 कर दो। यानी अगर इस जगह इस ब्लॉक ने स्फेयर के साथ कांटेक्ट छोड़ना है तो नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो इस जगह पे वेट ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दिस इज mg। ये वाला एंगल है थीटा, तो वेट का कंपोनेंट अंदर क्या आएगा, mg cos थीटा। सेंट्रीफ्यूगल दिखाना चाहते हो, mv स्क्वायर बाय आर बाहर दिखा दो, मत दिखाओ ग्राउंड फ्रेम से कर लो। नॉर्मल फोर्स इस जगह पे या ऐसे लिख लो, और mg sin थीटा यहां पे क्या करेगा, mg sin थीटा वेलोसिटी की ओर है, इट विल प्रोवाइड टेंजेंशियल फोर्स। मेरे को वो नहीं चाहिए फिलहाल। रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स बाहर, हम क्या लिखेंगे, रेडियली इनवर्ड फोर्स माइनस रेडियली आउटवर्ड इज mv स्क्वायर बाय आर। यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर आ गई, हाँ या ना। अभी 2 मिनट गौर से सुनना, वैसे तो n को 0 करोगे खेल खत्म हो जाएगा। सुनो, जब ये ब्लॉक ऊपर से चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ऐसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया, हो क्या रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ता जा रहा है तो कॉस थीटा घटता जाएगा। 0 से 90 डिग्री में थीटा बढ़ता जाए, सॉरी 0 से 90 तो बोल ही रहा हूं, कॉस थीटा घटता जाता है। ये पहला वाला टर्म धीरे धीरे छोटा हो रहा है, दूसरा वाला टर्म धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। mg cos थीटा की वैल्यू शुरू में mg थी, थीटा वाज 0। ये 0 था, ये वैल्यू किसके बराबर थी, mg। जैसे जैसे ये घूम के नीचे आता जा रहा है, mg cos थीटा छोटा होता जा रहा है, mv स्क्वायर बाय आर बड़ा। जैसे ही दोनों बराबर, नॉर्मल फोर्स खत्म। इसी चीज को तुम ब्लॉक पे बैठ के ऐसे कह दो, ब्लॉक पे बैठ जाओ तो तुम कहोगे mg cos थीटा इसको अंदर खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, इस जगह पे दोनों बराबर है, तो ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगा। तो कांटेक्ट छोड़ेगा तो n को कर दो इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, mg cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mv स्क्वायर बाय r। m और m कैंसल, v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, gr cos थीटा। ये v स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आरजू क्लियर है बेटे, ये प्रैक्टिस करने कुछ भी नहीं है, वही सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। घर पे दोबारा करो इन क्वेश्चंस को, इनको सॉल्व करो, आंसर आएगा cos थीटा इक्वल टू 2/3, ये आंसर आएगा, cos थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, कहीं कुछ नया नहीं आया। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आया, ये ज्योमेट्रिक रिलेशन आया, सेंट्रीपिटल फोर्स आया, दैट्स ऑल। ओके, दोबारा करना इसको सॉल्व अपने आप, रिटेन होनी चाहिए चीजें, रटने को नहीं कह रहा हूं। डायग्राम बनाओ, फोर्सेस दिखाओ, फंडामेंटल्स अप्लाई करो, रटो मत।
समझ के लिखो इक्वेशंस को, कभी रुक के। cos थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक, अच्छा, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, फिर डाउट डिस्कस करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना इधर। ये ऐसे एक वर्टिकल ट्यूब है स्मूथ, इस ट्यूब का मास है कैपिटल एम, और इसको हमने ऐसे सीलिंग से टांगा हुआ है ऐसे। ठीक, ट्यूब का मास कैपिटल एम है, रेडियस आर। इस वक्त इस रस्सी में कितना टेंशन आ रहा होगा? इसके वेट के बराबर, mg के बराबर, है ना। अंदर इसके हमने, सुन लो ध्यान से पहले, फिर डायग्राम बनाते रहना। अंदर हमने इसके दो छोटे छोटे ब्लॉक टॉप पे रखे, टॉप पे एकदम, रुकेंगे नहीं वो। रोकने के लिए एकदम परफेक्टली टॉप पे रखना पड़ेगा। आप दो दो कैसे रख पाओगे? दोनों को तो एक साथ टॉप पे नहीं रख पाओगे ना। तो एक टॉप से हल्का सा राइट, एक हल्का सा लेफ्ट, यहां से छोड़ दिया। इन दोनों ब्लॉक्स का मास है स्मॉल एम, और काफी भारी ब्लॉक है ये, काफी भारी। सोचो ये ब्लॉक्स हल्के होते हैं, सोचो ये ट्यूब होती 10 किलो की, और ये ब्लॉक्स होते लेस से 100 ग्राम के, क्या होता? 100 ग्राम के ब्लॉक होते, क्या होता? दोनों ब्लॉक्स एक साथ ऐसे सर्कल में घूमते 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 आते, नीचे टकरा जाते, है ना, क्योंकि ब्लॉक बहुत हल्के हैं, ट्यूब बहुत भारी है। लेकिन जरा इसका उल्टा सोचो, मान लो ट्यूब हल्की है, ब्लॉक्स भारी है, क्या होगा? ट्यूब हल्की है, ब्लॉक्स भारी है, तो ये ब्लॉक्स ऐसे 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 आएंगे नीचे। अभी जो पीछे आपने क्वेश्चन किया cos थीटा इक्वल टू 2/3, उस एंगल तक आएंगे। उस एंगल तक आते आते ब्लॉक अंदर वाले सरफेस के साथ टच में रहेगा, है ना। जैसे ये अभी हमने किया, ऐसे स्फेयर था, ब्लॉक यहां कहीं पर था, ठीक है। तो वेट का कंपोनेंट mg, cos थीटा बड़ा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r छोटा था, तो इसलिए ब्लॉक ट्यूब को दबा रहा था, क्योंकि mg cos थीटा बड़ा था। तो ब्लॉक ने ट्यूब को किधर फोर्स दिया था? नीचे। तो अगर मैं ट्यूब को देखूं ऐसे, इस तरह से ट्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो दोनों तरफ से ये ब्लॉक ऐसे ट्यूब को नीचे की ओर ऐसे नॉर्मल फोर्स दे रहे होंगे कि नहीं? ट्यूब ब्लॉक को किधर फोर्स दे रही होगी? नॉर्मल फोर्स बाहर। तो ट्यूब का फोर्स ब्लॉक पे किधर? बाहर। तो ब्लॉक का फोर्स ट्यूब पे किधर? अंदर। इन दोनों नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और इस ट्यूब का वेट कैपिटल mg ऐड होके ये रस्सी के टेंशन से बैलेंस होगा। यानी हम कह सकते हैं रस्सी का टेंशन कैपिटल mg से ज्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐड करने पड़ेंगे उसमें, और ट्यूब लेफ्ट राइट नहीं जा पाएगी। क्यों? दोनों नॉर्मल फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस होंगे ना। एक ब्लॉक रखोगे ना, बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। एक ब्लॉक रख के छोड़ोगे ना, तो ट्यूब लेफ्ट को भागेगी, भागेगी कि नहीं? ब्लॉक के नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्यूब को भगाएगा लेफ्ट को, तो दोनों तरफ है, तो ट्यूब ने हॉरिजॉन्टल कभी नहीं जाना। व्हाट इफ जब ये cos थीटा इक्वल टू 2/3 को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्योंकि mg cos थीटा वीक पड़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा, ये ब्लॉक किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? बाहर वाले सरफेस। अब ये ब्लॉक ट्यूब को फोर्स किधर देगा? बाहर। ट्यूब ब्लॉक को नॉर्मल फोर्स किधर देगा? अंदर। ट्यूब का ब्लॉक पे फोर्स आएगा अंदर, दिस इज फोर्स बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक का फोर्स ट्यूब पे किधर आएगा? बाहर। नॉर्मल फोर्सेस बाहर आएंगे, उन नॉर्मल फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा। अगर वही कैपिटल mg के बराबर हो गया तो ट्यूब तो ऊपर लिफ्ट होना चाहिए ना, टेंशन खत्म होएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों ब्लॉक्स को हमने रिलीज किया जब ये ब्लॉक्स 60 डिग्री वाली पोजीशन पे आए, इधर से ये भी, इधर से ये भी, दोनों एक साथ ही आएंगे 60 डिग्री वाली पोजीशन पर, दोनों ब्लॉक्स का मोशन आइडेंटिकल होगा। कहता है जब ये ब्लॉक 60 डिग्री पोजीशन पे आए,
60 डिग्री बड़ा है या cos इनवर्स 2/3? कौन बड़ा है? cos थीटा इक्वल टू 2/3। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हाफ। 0 से 90 के बीच एंगल जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे cos थीटा छोटा होता जाएगा। दोनों में कौन छोटा है? ये छोटा है, यानी ये 60 डिग्री एंगल बड़ा है ना? तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 वाली पोजीशन से आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स किसके साथ टच में होंगे? आउटर सरफेस। कहता है इस वक्त रस्सी का टेंशन 0 हो गया। कहता है जब ये दोनों ब्लॉक्स 60 डिग्री पोजीशन पे आए तो ऊपर ये रस्सी का टेंशन हो गया 0। क्यों 0? क्योंकि दोनों ब्लॉक से आने वाले नॉर्मल फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट ने ही वेट को बैलेंस कर दिया। तो कहता है अगर ऐसा है तो स्मॉल m बाय कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी बताओ। ये क्वेश्चन है, कल आंसर देना मुझे इसका, ठीक है? नोट कर लो इसको। समझ गए कबीर? आधे से ज्यादा तो वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था, गलती कर दी। क्वेश्चन लिख लो। बोथ द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप साइमल्टेनियसली। बोथ द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप simultaneously at theta equal to 60 degree as shown. At theta equal to 60 degree as shown, tension in the string becomes 0. Then find small m by capital M. Then find small m by capital M. ठीक है, एक बार रिवाइज करो, मैं सेल चेंज कर दूं। सेकेंड क्वेश्चन इतना आसान है बेटे। पार्टिकल ऑफ मास है, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बातें नहीं बिल्कुल भी आपस में, सामने ध्यान देना बस। आपने क्या किया उस पे फोकस। विद इट्स वेलोसिटी वेरिंग विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक गया और कह रहा है इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है एज अल्फा रूट x। ये इसकी वेलोसिटी है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू d। क्या किया जसनूर? भव्या क्या शीट क्या करी? नहीं, मंडे से दिया हुआ है, फिर किया क्या आपने काम? यस भव्या बेटे बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स या वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल स्पीड तुम्हें पता है 0, फाइनल पता है अल्फा रूट डी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट्स ऑल, हो जाएगा। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, फाइनल आ रही है अल्फा रूट डी, कर लोगे। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल है हाफ एम वी स्क्वायर कितना है? अल्फा स्क्वायर डी, इनिशियल 0 हो गया। ठीक, डिफरेंशिएशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, उससे भी आंसर आएगा। चलो मैं उससे सॉल्व करके दिखाता हूं। हमसे कह रहा है वर्क डन बाय ऑल, बातें नहीं बेटे, हमसे कह रहा है बताओ वर्क डन बाय। ऐसे करते हैं, मान लो मुझे एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करा, वैसे तो ये बहुत एच सी वर्मा बुक का क्वेश्चन है, ये स्ट्राइक नहीं करा मुझे, मैं चल पड़ा अपने उसी रास्ते, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते, नहीं स्ट्राइक करा मुझे, उससे चलते हैं। कह रहा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। नाउ ऑल द फोर्सेस का मतलब MA। भाई MA क्या होता है? सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ही तो होता है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय MA। तो मेरे दिमाग में आया चल यार मैं A ढूंढता हूं, एक्सेलरेशन। सो V हमें गिवन था कितना? अल्फा रूट x। मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, dv बाई dt कितना आ गया? अल्फा d बाई dt ऑफ x पावर हाफ। तो एक्सेलरेशन आ गया अल्फा टाइम्स, ये आएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2 इंटू dx बाई dt एक बार और आएगा। ये डिफरेंशिएशन वगैरह प्रैक्टिस करो आप, इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके जैसे सिखाया है सब मैंने आपको। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन अल्फा बाय 2 रूट x पावर बाय dx बाई dt हो जाएगा v। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा बाय 2 रूट x
और v की वैल्यू डाल दो अल्फा रूट एक्स। सो रूट एक्स कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये इजी हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, यानी नेट फोर्स कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो सीधे होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स कितना आ गया पार्टिकल पे एम ए, यानी एम अल्फा स्क्वायर बाय 2। फोर्स का डायरेक्शन किधर है राइट, और डिस्प्लेसमेंट भी राइट, तो वर्क डन एफ इंटू डी इंटू कॉस 0। सो एम अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू डी हो गया ऐसे भी, है ना। मेरे को नहीं स्ट्राइक करा आज वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, वो ज्यादा आसान है, ये भी कौन सा मुश्किल है। और सुनो 2 मिनट के लिए, ये देखो मुझे भी बाद में आया, पहले से पता था चलो क्योंकि बहुत बार किया है क्वेश्चन। आप ये भी कह सकते थे यार ये v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स इज वी स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर एक्स, ये तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स, ये तो मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। मैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी इसको कंपेयर करा सकता हूं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस से कंपेयर तभी करा ना जब पावर सिमिलर दिखे। यहां भी वी स्क्वायर आ रहा है, यहां पे 0 स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स। अगर ये होता ना अपना अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर तुम इसको कंपेयर मत कराना, पावर्स मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्राइक कर गया तुम्हारे दिमाग में, ये तो और आसान हो गया, एक्सेलरेशन तुरंत आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2। बट ये तभी करना, जबरदस्ती मत भिड़ा देना कंपैरिजन, तभी करना जब पावर्स मिलती जुलती दिख रही हैं, ऐसे ही नहीं उठा के कंपेयर कर दिया। नोट कर लो जल्दी। और कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है नोट कर लो, जिसने भी नोट करना है नोट कर लो फटाफट। और ये आपसे अगर नहीं हुए थे घर पे, और वैसे भी आज मैं वो एक्टिवेट करता हूँ ऐप वाला वो फीचर ना, ताकि आप लोग इसको कल शाम तक अपलोड करोगे पूरी फेयरली सॉल्व करके। कुछ बच्चों को बस मैं इसमें एक्सक्यूज दूंगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना, बाकी अगर नहीं पढ़ रहे तो आपको थोड़ा ढंग से सॉल्व करके सबमिट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, टेस्ट में देखेंगे जो ऊपर 10 आ रहे हैं बच्चे 7 8 10, उनको छोड़ के बाकी सबको सबमिट करना पड़ेगा ढंग से सॉल्व करके, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार, अच्छा है, घर पे आपने ट्राई किया था, फिर भी एक बार ही देखो, मैं हिंट दे दे के आपको आगे लेके जाऊंगा ताकि आप खुद सॉल्व कर पाओ उस क्वेश्चन को। शीट किधर है आपकी शिवांश, यार बहुत लापरवाही है। मंडे को क्या, तो कल, यार बहुत लापरवाही करते हो ना, इस तरह से बाहर जाके लेके आओ शीट, 2 लेके आओ। शीट सबकी अपने अपनी पास में होने चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए कहां गलतियां करी हमने। पांचवा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फोर्स है 3t आई कैप प्लस 5j कैप, ये फोर्स है, और कह रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर है थ्रू टी स्क्वायर आई कैप -5j कैप, ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक वर्क डन कितना है ये बताओ। वर्क डन, अच्छा क्वेश्चन है, फोर्स भी टाइम के साथ बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ बदल रहा है। भव्या कैसे किया बेटे, इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तुमने कहा सर इसको डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी आएगा ds बाय dt, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा 4t आई कैप, ये तो 0 हो जाएगा। इससे मुझे ये पता लगा कि ये पार्टिकल y एक्सिस की ओर तो चल ही नहीं रहा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी, और वैसे भी देखना बेटे y कोऑर्डिनेट इसका कांस्टेंट है, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल, बातें नहीं, इस एक्स वाई प्लेन में इसका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा -5 है, ये ऐसे चल रहा है हमेशा पार्टिकल, इसका y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज -5, ये पार्टिकल तो x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो इसका मतलब अगर ये y एक्सिस की ओर चल नहीं रहा तो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो काम करेगा नहीं, फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट वर्क करता है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एक्सिस, इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की ओर है, यानी सिर्फ ये काम करेगा।
और वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स है तो तुम्हें पहले छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। छोटे से टाइम dt में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, v dt, है ना। तो जो वर्क डन आएगा ना इसका dw, वो आएगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेरिएबल है, डायरेक्ट एफ डॉट एस मत कर देना, वेरिएबल फोर्स है। एफ वेक्टर कितना है, 3t आई कैप, इसकी वैसे जरूरत नहीं है बट चलो 5j कैप डॉट ds वेक्टर यानी vdt, vdt यानी क्या आ जाएगा 4t dt आई कैप। नाउ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप के कोएफिशिएंट, सो 3t इंटू 4t क्या आ गया 12t स्क्वायर dt, खत्म क्वेश्चन। इंटीग्रेट कर दो इसको, टोटल वर्क डन 12 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, लिमिट्स लगा दो 0 से 2 तक, 32 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया, समझ गए बात को। चेक करो इस क्वेश्चन में फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट काम कर रहा है, वाई कंपोनेंट वाला डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा -5 है, ये तो वाई एक्सिस की ओर चल ही नहीं रहा। ओके, नोट करो इसको जल्दी। और कौन सा, 6 क्लास में करा हुआ है बेटे कबीर, करा हुआ क्वेश्चन है। मैंने आधा रफ लिया था, आधा स्मूथ, देख लो एक बार, बता दे रहा हूं। बट यार करे हुए क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। देखो इधर 6, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ये एंगल है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है ना, थीटा मान लेता हूं चलो। यहां से ब्लॉक चला, पहले 20 सेंटीमीटर वाला रास्ता कह रहा है स्मूथ है, अगला 30 सेंटीमीटर वाला रास्ता रफ है। ब्लॉक रेस्ट से चला, वापस यहां पहुंच के रेस्ट पे आ गया, तो तुम अप्लाई करो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब इस कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल एनर्जी का कोई काम नहीं है। आप लिख रहे हो वर्क डन बाय ऑल, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग। नो नीड ऑफ सेइंग सर शुरू में ये रेफरेंस लाइन से एच ऊपर था, mgh क्यों नहीं लिया आपने, इस कॉन्सेप्ट में जरूरत ही नहीं है उसकी। यहां तो तुम ग्रेविटी का वर्क लो या तो तुम ग्रेविटेशनल एनर्जी लो, मैं ग्रेविटी का वर्क लूंगा। ग्रेविटी पूरे रास्ते एक्ट कर रही है mg sin थीटा, उसे कोई मतलब नहीं है स्मूथ या रफ सरफेस से। mg cos थीटा काम करेगा नहीं, नॉर्मल फोर्स काम करेगा नहीं। तरन बेटे इधर ध्यान दे, तो ग्रेविटी का वर्क कितना आएगा mg sin थीटा इंटू 50, मीटर में मत बदलो, अभी देखना आपको पता लग जाएगा खुद ही। फ्रिक्शन खाली यहां से यहां तक काम करेगा, यहां से यहां तक, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा है, तो cos 180 आएगा वर्क डन में, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू 30, दिस इज इक्वल टू 0, हो गया। ठीक, यहां से हमें क्या मिला, mg तो कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा इंटू 50 इज म्यू cos थीटा इंटू 30। अब देख लो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि यहां भी 50/100 करो, वहां भी 30/100, वो तो कैंसिल ही होना है, तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, वो सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा सीधा यहां से। जब भी कंपैरिजन हो रहा हो ना, तुमने इधर पता चला फोर्स लिखा है न्यूटन में, डिस्टेंस लिखी सेंटीमीटर, उधर भी तो न्यूटन और सेंटीमीटर है, हिसाब बराबर है दोनों तरफ, है ना, तो क्या जरूरत है कन्वर्ट करने की, पूरा सॉल्व करना है फिर कन्वर्ट करो। तो बस यहां से ये क्लास में किया था हमने, क्लास में सात्विक अलर्ट होके बैठ बैठे, हमने आधा स्मूथ लिया था आधा रफ लिया था, ये 20-30 है, इजी क्वेश्चन है। और कौन सा, 9th क्वेश्चन देखो, 9th देखो, कभी भी हमें अगर तो ब्लॉक है हमारे पास, अगर मुझे किसी ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनानी है, छोटे से ब्लॉक की, पॉइंट साइज ब्लॉक है, इसका कोई साइज नहीं है, बड़ा स्मॉल है, तो हमने बोला रेफरेंस लाइन से एच ऊपर है तो mgh। अगर कोई रॉड है, मान लो ऐसे रॉड है, ये ऐसे, इस रॉड का मास है m, लेंथ है l,
रॉड है या चेन है, जैसे इस क्वेश्चन में चेन है, रस्सी है। मैंने कहा भाई रेफरेंस लाइन ये है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम देखो इसका सेंटर ऑफ मास, अभी के लिए सेंटर बोल दो चलेगा, सेंटर ऑफ मास अगला चैप्टर आएगा, अभी के लिए सेंटर। तुम ये देखो इसके सेंटर की रेफरेंस लाइन से हाइट क्या है। अगर इसके सेंटर की रेफरेंस लाइन से हाइट h है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। डिराइव करके दिखा सकता हूं मैं। आप एक काम करो, ये छोटा सा पार्टिकल लो dm, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी dmgh, इसकी हाइट। अगले की dmgh h लगातार बदल रहा होगा, उसको इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा, बहुत आराम से आएगा। तो कोई भी बड़ी बॉडी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए रेफरेंस लाइन से उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट देखो। फिलहाल तुम सेंटर ऑफ मास की जगह सेंटर बोलो चलेगा। अब इस क्वेश्चन को तुम खुद करना, टॉप को रेफरेंस ले लेना जहां पे वो रस्सी टांगी हुई है, टॉप को रेफरेंस लेना, पहले पता करना पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर घुमा के टांग दिया तो पता करना नई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना। मेरे हिसाब से खुद करना, ठीक है। अटकोगे तो कल मैं बताऊंगा। आप जहां पे ऊपर टांगा है उसको रेफरेंस लेना, है ना। ये नहीं कहना सर रेफरेंस तो नीचे लेते हैं, हमारी मर्जी, हम रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा करोगे एक बारी इस तरह से, इसको नोट कर लो। मान लो ऐसे ये टेबल है, ये रॉड ऐसे पड़ी है टेढ़ी, मैंने टेबल को रेफरेंस ले लिया, मैंने कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसका मास m है। तुम देखो इसके सेंटर की रेफरेंस से हाइट क्या है h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। मुझे कोई मतलब नहीं है ये एंगल थीटा बीटा से, हाँ थीटा दिया हो, ये आधी लेंथ होगी l/2, तो साइन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस करके h ढूंढेंगे। अदरवाइज अगर तुम्हें मैंने हाइट दे दी फिर मुझे थीटा बीटा कुछ नहीं चाहिए। Potential energy for a big body is mgh, where h is the height or depth from the reference of center। ठीक है, नोट कर लो इसको, 9th क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा आराम से। 8th अभी बता रहा हूं बेटा, 8th भी अच्छा है। 8th क्वेश्चन देखना, ये हमें एक ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ ग्राफ दिया है, पहले कांस्टेंट, फिर ऐसे घटते घटते 0, फिर बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक। x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर कि ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस पे चल रहा है। दिस इज x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव करेगा पार्टिकल। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये भी ऑब्वियस है, कुछ बातें इन क्वेश्चन से ध्यान में रखना। u वर्सेस x ग्राफ गिवन है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट खाली x एक्सिस पे चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब कोई तो कंजर्वेटिव फोर्स है, बिना कंजर्वेटिव फोर्स के तो पोटेंशियल एनर्जी का तुक ही नहीं है कोई, है ना। और बाकी फोर्सेस के बारे में कुछ बोला नहीं, फ्रिक्शन वगैरह, तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन वगैरह होता फिर तो मैं मैकेनिकल एनर्जी भी ना कंजर्व कर पाता, और फिर उसे मुझे बताना पड़ता ना फ्रिक्शन कितना है क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है, फोर्सेस के बारे में कुछ उसने नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है बस, और उसी कंजर्वेटिव फोर्स की ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। कह रहा है ये वैल्यू है 10 जूल, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 3.5 मीटर। सो 1 मीटर से 3.5 मीटर आते आते पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली घट के 0 हो गई। ये टॉपिक भी अभी करना है हमें, बट एनीवेज ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। कह रहा है पार्टिकल को हमने x इक्वल टू 2 से रिलीज किया। पहले तो चेक करो x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 6 जूल आएगी। लीनियर इक्वेशन है, आराम से निकाल लोगे। 1 से 3.5 यानी ये डिस्टेंस कितना है 2.5, पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी 10, 2.5 मीटर पे कितनी घटी 10, तो यूनिट मीटर पे कितनी घटी 4, 10/2.5, तो यूनिट मीटर आगे जाने पे 10 से 4 घट के 6। ये सब कैलकुलेशंस अपनी फास्ट करो, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है, मेरे ऐसे छोटे बच्चों की तरह बताने से कुछ नहीं होगा आपको। ये 2 मीटर पे 6 जूल,
अब सुनो, कह रहा है इस ऑब्जेक्ट को हमने x इक्वल टू 2 से रिलीज करा, किधर भागेगा ये, राइट या लेफ्ट? 2 से रिलीज करा तो आदित्य राइट को भागेगा या लेफ्ट को, कि किधर भी जा सकता है। रिमेंबर, इस पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, रिमेंबर दैट। किधर भागेगा, राइट या लेफ्ट? आकृति बेटे, मैंने पढ़ाया आपको, एक सिस्टम को फ्री छोड़ो, फ्री, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो किधर भागेगा, जिधर कंजर्वेटिव फोर्स है। यार एक ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ोगे उधर ही भागेगा ना जिधर फोर्स है, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करेंगे। एक सिस्टम को कभी भी फ्री छोड़ोगे, कबीर सुनो यार, लिखने में कुछ नहीं है, दिमाग चलाओ। एक ऑब्जेक्ट को कभी भी फ्री छोड़ोगे तो वो तो कंजर्वेटिव फोर्स जिधर है उधर ही भागेगा, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। एक सिस्टम को कभी भी फ्री छोड़ोगे वो उस तरफ भागेगा जिधर जाने से पोटेंशियल एनर्जी घटे। ये पेन को छोड़ो, ऊपर थोड़ा ना जाएगा, नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी इधर भागेगा, इधर भागने से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ये इधर जा ही नहीं सकता ऊपर की ओर। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, घटाने के लिए तो कंजर्वेटिव फोर्सेस तैयार खड़े हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट भागेगा x इक्वल टू 2 पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 6, काइनेटिक कितनी है, 0, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई 6। फिर बाकी क्वेश्चन आसान है, कह रहा है जब ये x इक्वल टू 5 पे पहुंचा, x इक्वल टू 5 पे यहां चेक करो, ये 5 मीटर वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी दी हुई है, 2 जूल है। तो बस हो गया क्वेश्चन, x इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी 2 है तो काइनेटिक कितनी बची, 4, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो 6 कंजर्व है ना, काइनेटिक एनर्जी 4 आ गई, हाफ mv², आंसर आ गया। सो रिमेंबर दैट कभी भी आप एक सिस्टम को फ्री छोड़ोगे इट विल मूव इन दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स विच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अपने आप तुम पकड़ के किधर भी खींच लो, तुम्हारा मन, ये मार्कर को मैं नीचे ले जाऊं ऊपर, मेरा मन, छोड़ दूंगा फिर तो नीचे जाएगा ना। ठीक, नोट कर लो इसको भी। और कौन सा बेटे, हाँ 10th, ये तो आसान है यार। इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, पहले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड। फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकेंड, अच्छा तुमने इसको ऐसे पढ़ा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये सेकेंड, सेकेंड वाला सेकेंड नहीं है, 2 वाला सेकेंड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन। फिर से कर लो इसको, हो जाएगा बड़े आराम से। डिस्प्लेसमेंट चाहिए और वो हम काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं, 1:3:5 का रेशियो आता है, mg तो कांस्टेंट है तो वर्क डन भी इसी रेशियो में आएगा, mgh। ओके, और कौन सा बेटे, 19th क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है a 1 kg block collides with a horizontal weightless spring of force constant इतना as shown, block compresses the spring 4 meter from this if coefficient of kinetic friction is 0.25। ठीक है, ये ऐसे, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक u स्पीड से आया, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस वक्त अपनी नेचुरल लेंथ पर है, म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 0.25 ये दे रखी है। कह रहे ये ब्लॉक u स्पीड से आया, टकराया और स्प्रिंग को 4 मीटर कंप्रेस किया, यही है ना, 4 मीटर, और k की वैल्यू भी दे रखी है, तो कह रहा है म्यू बताओ। तो आप खुद ही कर लोगे भाई, इसने कंप्रेस करा स्प्रिंग को 4 मीटर, कौन रेस्ट पे कहां पे था, अरे ब्लॉक स्पीड से आया है, स्पीड से आके स्प्रिंग को हिट किया और 4 मीटर कंप्रेस किया। A 1 kg block collides with a horizontal weightless spring इतना, the block compresses the spring from the rest position, the block compresses the spring 4 meter। ये थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ है, मतलब ये होना चाहिए कि the block compresses the spring 4 meter before coming to rest।
ठीक है, रेस्ट पे आने से पहले। तो कर दो, अभी कर दो, सामने आ ही गया तो कर दो जरा, u की वैल्यू निकाल लो। ये थोड़ा सा समग्र लैंग्वेज है। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कर लो। ठीक है, compresses the spring 4 meter from the rest position। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन का मतलब ये है, तो हो जाएगा, आप घर पे कर लेना। अभी एक दो और क्वेश्चन कर लें, गैलेक्सी वाले हरनूर कल कर लेंगे। आज ये शीट पूरी खत्म कर दो, कल मैं फिर गैलेक्सी में से काम, या आज भी कर सकते हो 10 एक क्वेश्चन उसमें से, और 10 क्वेश्चन आज और करो, उसमें से 10 12 15। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू लिखना फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल, बड़े आराम से आंसर आएगा। फाइनल, अरे रुको ना मेरे भाई, बताऊंगा अभी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल में हाफ एम यू स्क्वायर, आराम से आएगा। और कौन सा बताओ? 21। 21 देखो बेटा, 21 देखना। A uniform chain of length L and mass m is lying on a smooth table. 1/3 of its length is hanging vertically down. ये ऐसे चेन है, इसकी लेंथ L/3 हैंग कर रही है, 2L/3 लेंथ टेबल पर है। ऐसे हमसे कह रहा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना स्लोली, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है ये मार्कर को मैं धीरे धीरे उठाऊं तो मेरा वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, तेज उठाऊं तो मेरा वर्क डन इसकी पोटेंशियल भी बढ़ाएगा, काइनेटिक भी। अब यहां कह रहा है तुमने इस चेन को यहां से पकड़ के पीछे खींचा, बताओ कितना वर्क किया। तो अगर तो तेज खींचोगे तो तुम्हारा वर्क डन होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एज वेल एज इंक्रीज इन काइनेटिक। तो ऐसे क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट माना करो स्लो खींचा है, क्योंकि काइनेटिक तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना कितना तेज कर दिया आपने उसको, मैं हाफ एम वी स्क्वायर भी जोड़ लूंगा। सो एनीवेज, इस क्वेश्चन में आपने फाइनली इस पूरी चेन को टेबल पे लाके रख दिया, पूरी चेन को टेबल पे लाके रख दिया ऐसे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या अदर फोर्स होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना। अब मैं ग्रेविटी का वर्क नहीं लूंगा इस कॉन्सेप्ट में, ग्रेविटेशनल एनर्जी लूंगा इसमें। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल होता है। काइनेटिक का चेंज हो नहीं रहा, धीरे धीरे बढ़ा ला रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा किया हुआ वर्क डन सारा का सारा क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो, और एक काम करो रेफरेंस टेबल को ही ले लो। ठीक, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टेबल पर रखे पार्ट की तो 0 होगी, हैंगिंग पार्ट की जो भी सिखाया, ये रेफरेंस लाइन है। हैंगिंग पार्ट के लिए क्या लोगे, उसके सेंटर की डेप्थ। हैंगिंग पार्ट का मास कितना है, m/3। पूरी चेन का मास क्वेश्चन में m बोला होगा, यस। तो इसका मास कितना है, m/3। सो m/3 g माइनस L/6 लेंगे, क्योंकि L/3 पूरी लेंथ है, तो सेंटर कितना नीचे है, L/6। तो शुरू की पोटेंशियल एनर्जी ये रही माइनस mg/L/18। बाद में तो पूरी की पूरी चेन रेफरेंस पे ही आ गई, तो बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। सो वर्क डन क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल mgL/18, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, नोट करो। सारे हो गए खत्म, फिर उसके गैलेक्सी के भी कुछ देता हूं 15 क्वेश्चन ना, वो भी करो। इसमें ना एक और क्वेश्चन करना इसी में। मान लो ये टेबल स्मूथ है, ये टेबल स्मूथ, चेन को तुमने यहां से पकड़ा हुआ था, छोड़ दो, क्या होगा, छोड़ दो क्या होगा, पूरी चेन फिसलेगी नीचे क्योंकि स्मूथ है। तो क्वेश्चन कह रहा है जब ये पूरी चेन वर्टिकल हो गई उस वक्त इसकी स्पीड बताओ। जब ये पूरी लास्ट लिंक भी यहां पहुंच गया, पूरी चेन वर्टिकल हो गई, उस वक्त इस पूरी चेन की स्पीड। तो एक और क्वेश्चन ऐड कर लो जरा, इसका आंसर मुझे कल देना, ठीक है, नोट कर लो।
बेटा सेंटर की डेप्थ लेते हैं ना, L/3 पूरी चेन की लेंथ है, तो सेंटर की डेप्थ क्या है L/6, तो -mg h की वैल्यू L/6, माइनस इसलिए क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है। तो इसी क्वेश्चन में ऐड कर लो, इफ द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन, if the chain is released from the given position, then find its speed when it completely leaves the table. Find its speed when it completely leaves the table. ठीक है, चलो इसके बचे हुए कल कर लेंगे खत्म। बुक देना जरा, उसमें से कुछ डिफाइंड काम दे दूं आप लोगों को, 10-12 क्वेश्चन। ये वर्क पावर एनर्जी के सिंगल चॉइस वाले खत्म करते हैं, इलस्ट्रेशंस मैं जब बताऊंगा तब करना। अभी आप एक काम करो, इसके अच्छा पहला क्वेश्चन अभी नहीं, कांस्टेंट पावर वाला आ गया। एक काम करना, जहां भी कोई पावर वाला क्वेश्चन दिखे उसको रोकना, क्योंकि कल मैं वो कराऊंगा। आप 3.1 से 3.20 तक करो, 3.1 से 3.20 तक। पहला क्वेश्चन छोड़ देना, वो अभी नहीं होगा, कल वाली क्लास के बाद होगा वो। और 3.5 भी छोड़ना, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन, जहां भी दिखाई दे पावर वगैरह की नीड आ रही है वो कल हम पढ़ेंगे, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस। तो 3.1 से 3.20 तक करो, ठीक है। देखते हैं, जो भी डाउट आएंगे आगे भी कर सकते हो तो करना क्वेश्चंस। लो बेटे पास कर दो पीछे, कल मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस ये। ओके बेटे।